सॉरी बच्चों, वो मेरा प्रीवियस वीडियो एक्चुअली पॉज किया तो गलती से वो स्टॉप ही हो गया, तो इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस न्यू वीडियो। तो इसको मैं ग्रेविटेशन पार्ट 4 बोल देता हूँ ताकि आपको भी एक ट्रैक रखने के लिए इजी हो। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी और जी के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग ने सारों ने देखे थे। अब वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल एक ऐसा स्टेट है, इट इज अ स्टेट, ओके, जब एक ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब नीचे गिरता है तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग कि भाई दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग फ्री फॉल। मतलब एक ऑब्जेक्ट जब सिर्फ ग्रेविटी के अंडर नीचे की तरफ गिर रहा है, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो आई कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग फ्री फॉल। अब इन रियलिटी जब समझ लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, एंड बिल्डिंग के ऊपर से कोई बंदा कूदता है, या हम लोग नहीं, बंदे को कूदने का एडवाइस नहीं देंगे, हम लोग समझ लो कुछ ऊपर से फेंकते हैं तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये फ्री फॉल में है? हाँ, एकदम सिर्फ ग्रेविटी गिर गया, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है? नहीं, नहीं बोल सकते। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे आसपास एयर भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि जब वो एक ऑब्जेक्ट एक पूरा यहाँ पे समझ लो पूरा एयर है ये, ठीक है, इट इज ऑल एयर, तो एयर के अंदर से जब जाएगा तो एयर इसको फ्रिक्शन देगा कि नहीं? अभी ये जो फ्रिक्शन होता है इट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर साइकिल में हम लोग आगे जा रहे हैं, समझ लो पेडल करना स्टॉप कर देते हैं तो इवेंचुअली हम लोग रुक जाएंगे एक थोड़े टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन अपना एनर्जी खा लाता है। तो क्यों खा जाता है? बिकॉज फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा अपने डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। अगर साइकिल लेके हम लोग इस तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्शन का फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा होगा। सिमिलरली अगर ये बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज गिविंग इट एन अपवर्ड फोर्स, थोड़ा उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो मतलब यहां पे कोई दूसरा फोर्स तो आ ही गया ना। तो यहां पे मैं नहीं बोल सकता कि ये सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है, नहीं, यहां पे दूसरे भी फोर्सेस है, राइट। तो एक्चुअल ओरिजिनल फ्री फॉल, एक्चुअल फ्री फॉल कहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? यू कैन एक्सपीरियंस इट इन वैक्यूम ओनली। क्योंकि वैक्यूम में अगर समझ लीजिए कंटेनर में एयर नहीं है तो क्या होगा? ये सील्ड एक वैक्यूमाइज्ड कंटेनर है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है और ये ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है तो ये ऑब्जेक्ट फट करके नीचे जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं है तो इसको कोई अपवर्ड फोर्स नहीं देने वाला, तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग एक्चुअल ट्रू फ्री फॉल, ठीक है। बाकी जब स्काई डाइविंग जब लोग करते हैं, ठीक है, व्हेन दे आर जंपिंग फ्रॉम अ एरोप्लेन और फिर बाद में फाइनली पैराशूट खोल के नीचे आते हैं, तो जब तक पैराशूट नहीं खोला है तब तक उन लोग कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरते रहते हैं, ठीक है। उनको एकदम वेटलेस फील होता है। क्यों? क्योंकि भाई तुम डाउनवर्ड फोर्स किसके ऊपर एक्सर्ट करोगे? तो देखो, हम लोग जब जमीन के ऊपर खड़े रहते हैं ना तो हम लोग अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं जमीन के ऊपर, तो बदले में जमीन क्या करता है? अपने को एक अपवर्ड फोर्स देता है, तो अपने को पता चलता है कि हाँ भाई हम लोग खड़े हैं। लेकिन अभी अगर नीचे जमीन ही नहीं है तो आप डाउनवर्ड फोर्स दे पाओगे क्या? किसके ऊपर दोगे? कोई है ही नहीं देने के लिए। तो अगर डाउनवर्ड फोर्स नहीं एक्सर्ट कर पाओगे तो आपके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स भी नहीं आएगा, और जब ये अपवर्ड फोर्स नहीं आता है ना तब आपको लगता है कि आप ऐसे फ्लोट कर रहे हो। देखो, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम कर रहे हैं, तो वो जमीन के ऊपर खड़ा भी रहेगा ना तो भी वो धीरे 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 करके ऊपर की तरफ फ्लोट होते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हुए भी वो जमीन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए उसको एक अपवर्ड फोर्स भी नहीं मिलेगा, तो वो नॉर्मली खड़ा ही नहीं रह पाएगा। और समझ लो अगर कोई एक सरफेस के ऊपर आप खड़े हो, ठीक है, एक प्लास्टिक का टेबल है जो कि 2 साल के बच्चे का है, ठीक है, आप मस्ती कर रहे हो अपने छोटे भाई के बहन के टेबल के साथ मस्ती कर रहे हो, आप उसके ऊपर खड़े रह गए। अभी आपका ये प्रोबेबली 2 साल के बच्चे का वेट मैक्सिमम 10 kg होता है, तो मतलब ये टेबल का वेट कैरिंग कैपेसिटी कितना है? 10 kgf का है, और आपका वेट है समझ लो 50 किलो।
तो ये क्या ये टेबल सेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? तो आप जो हो वो 50 kgf का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो, और जो ये टेबल है वो तो सिर्फ 10 kgf का ही फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो लगा ही नहीं सकता। तो अगर ये समझ लो नॉर्मल टेबल होता था जो इंसानों के लिए है, मतलब जो बड़े बच्चों के लिए है, तो उस पर अगर आप 50 kg डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आपको 50 kg अपवर्ड फोर्स दे सकता था। तो देखो जब दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होते थे ना, तो ये सरफेस ऐसे का ऐसा ही रहता था, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड फोर्स 50 kgf है और अपवर्ड सिर्फ 40 है। तो कौन जीतेगा? एक बंदा नीचे की तरफ इतना फोर्स लगा रहा है और एक बंदा ऊपर की तरफ इतना फोर्स लगा रहा है, तो कौन जीतेगा? ये वाला, क्योंकि इसके पास ज्यादा है ना, 40 एक्स्ट्रा है। ये 50 में से 10 माइनस हो गया, तो कितना? फिर भी इसके पास 40 ज्यादा है। तो ये जो 40 न्यूटन का जो फोर्स लगे ना 40 kgf का, उसकी वजह से क्या होगा? ये टेबल टूट जाएगा, इट विल ब्रेक। क्यों? वो टेबल टूटा क्यों? दैट इज बिकॉज वो उतना अपवर्ड फोर्स नहीं दे पाया, वो उतना फोर्स ऊपर की तरफ सपोर्ट करने के लिए नहीं दे पाया। इसीलिए जो बड़ा फोर्स है वो जीत गया। कौन जीत गया? ये वाला फोर्स, नीचे वाला डाउनवर्ड 50 किलो के फोर्स जीत गया। इसलिए वो आपका टेबल नीचे की तरफ, जो डायरेक्शन में फोर्स है विनिंग फोर्स, उसी डायरेक्शन में टेबल भी चला गया, इसलिए टेबल आपका टूट गया। और टूटा है तो ऐसा नहीं टूटा है, नीचे की तरफ टूटा है। सेम चीज यहां पे होगा अगर आप एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में है, अब उसके पास खुद का तो वेट ही नहीं है, तो अब जब वो फोर्स ही नहीं लगा पा रहा है तो उसको अपवर्ड फोर्स कहां से देगा? फ्लोर भी तो देना चाहिए ना भाई, तू मेरे को देगा तो मैं रिएक्शन फोर्स दूंगा। अभी वो एग्जर्ट ही नहीं कर पा रहा है फोर्स, तो वो भी अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। जब वो अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद हो जाता है, मतलब जब वो नहीं एक्सपीरियंस कर पाता, उसी को हम लोग फ्लोटिंग कहते हैं। तो जब एक बंदा स्काई डाइविंग करता है ना, तो जब वो गिर रहा है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं है, जमीन नहीं है। अगर जमीन पे खड़ा होता तो उसको एक रिएक्शन फोर्स मिलता था, बट बिकॉज देयर इज नो फ्लोर, कुछ भी नहीं है और वो फॉल हो रहा है, तो उसको अपवर्ड फोर्स देने के लिए भी कोई नहीं है एक्सेप्ट फॉर एयर। हाँ, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स उसको भी तभी मिलेगा, बट अगर उसको मैं इग्नोर करूं तो अपना वेट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट ही नहीं कर पाएगा, तो उसको अपवर्ड रिएक्शन नहीं मिलेगा। अगर अपवर्ड रिएक्शन नहीं मिलेगा तो उस बंदे को ऐसा फील होगा कि वो फ्लोट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में वो गिर रहा है, लेकिन उसको ऐसा फील होगा कि वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, फिर एक हाइट तक आने के बाद यू हैव टू ओपन द पैराशूट, नहीं तो चिपक जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री फॉल। अभी नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। को ये समझना है कि फ्री फॉल में ही, ये दूसरा टॉपिक है बट इट इज रिलेटेड टू फ्री फॉल। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन फ्री फॉल यू आर फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी? यस, क्योंकि वही उसका डेफिनेशन है। तो मतलब अगर आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर आप नीचे गिर रहे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्री फॉल में शॉर्टकट लिख रहा हूं, इज एन क्या मैं बोल सकता हूं फ्री फॉल इज एन एक्सेलरेटेड मोशन? यस, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर आप खींच रहे हो ना, नीचे जा रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है? जितना ग्रेविटी का है, कितना? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? इसीलिए मैं फ्री फॉल को एक एक्सेलरेटेड मोशन बोलता हूं। अभी जब भी मैं एक एक्सेलरेटेड मोशन की बात करता हूं तो अपने को 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस याद आने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन कर रहा है ना, तो उस पर आप नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई वो 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका स्पीड कितना होगा, अगर डिस्टेंस पता है तो नहीं, तो ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इस फॉर्मूला से आंसर ही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। कोई भी मोशन में अगर एक्सेलरेशन है तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। अगर एक्सेलरेशन नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, तो आपको उसका स्पीड पता चल सकता है, डिस्टेंस अगर डिस्टेंस और टाइम दिया होगा तो, और स्पीड ऑफ टाइम दिया है तो आप डिस्टेंस ढूंढ सकते हो, और स्पीड और डिस्टेंस दिया है तो आप टाइम भी ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो ये फॉर्मूला से कुछ भी नहीं मिलेगा, गलत आंसर आएगा। तो इसीलिए हम लोग को वो सारे
काइनेमेटिक इक्वेशंस पता होने चाहिए। अभी वो काइनेमेटिक इक्वेशंस कौन से है देखो, फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग भी 2 बार लिखना इसको, मैं जैसे पूरा एक बार लिख लेता हूं, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करना, पहले समझ लो आप, ठीक है। तो अभी यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं उसको समझो जरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां पे भी लिख देता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे भी लिख देते हैं वापस, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये मैंने 2 बार क्यों लिखा, इसका एक रीजन है। अब इसका रीजन समझो। अभी जब मैं देखता हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर उसका उस ऑब्जेक्ट का अगर समझ लो मुझे डिस्टेंस पता करना है कि भाई 5 सेकंड के लिए अगर ऊपर से छोड़ा तो 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन मुझे वैल्यू पता होगा। क्यों? क्योंकि वो फ्री फॉल में है। तो फ्री फॉल में जितना ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है उतना ही उस ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन होगा। यस, तो मुझे जी का वैल्यू पता है। तो अभी जहां जहां पे भी आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, वहां पे आपको जी डालना है, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल मोशन में, वर्टिकली जब एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंको या ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो वहां पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन आप कंसिडर करेंगे, जो कि है ग्रेविटी, ठीक है। तो मैं जहां जहां पे जी लिख रहा हूं वहां पे, अरे नहीं, इसमें चेंज नहीं करता मैं, इसको ऐसे ही रहने दो, तो वापस से लिख दूंगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, जहां जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे हम लोग जी का वैल्यू डालेंगे। अब हम लोग को ये पता चल गया कि वर्टिकली जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसमें जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो जी हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, समझ लो यहां पे पहुंचा, तो ये उसने कितना एक हाइट कवर किया, हाँ भाई इतना हाइट ऊपर गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जितना उसका हाइट है वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो जहां जहां पे h होगा वहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट डाल सकता हूं s। यस, तो अपने सारे इक्वेशंस जो है, जहां जहां h है आपका, s है, जहां जहां पे s है वहां पे आपको h डाल देना है, ठीक है। अब दूसरी एक बात समझो कि अब जब ऑब्जेक्ट एक नीचे की तरफ गिर रहा है, तो क्या ये ग्रेविटी के अलोंग गिर रहा है? ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जी। और ये ऑब्जेक्ट भी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, तो जहां जहां पे भी जी का वैल्यूज आता है ना, एक्सेलरेशन आएगा ना जहां जहां पे भी, वहां पे आपको जी को पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। अब अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी का डायरेक्शन तो नीचे है, तो ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए मैं जी का वैल्यू यहां पे नेगेटिव लूंगा। तो यहां पे अप, जहां पे जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना, तो मैं यहां पे जी इज इक्वल टू नेगेटिव लिख देता हूं, और जब भी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो यहां पे लिख देता हूं जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके वजह से सारे इक्वेशंस चेंज हो जाते हैं। अब ये देखो क्या होते हैं, v विल बी इक्वल टू u, डाउन में जहां जहां a है वहां पे g लिखना है और प्लस g लिखना है, तो प्लस gt हो जाएगा। यहां पे v विल बी इक्वल टू u प्लस g की जगह पे, a की जगह पे g लिखना है और वो भी माइनस वाला, ठीक। तो अभी ये ब्रैकेट जब ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी v विल बी इक्वल टू u
माइनस जी टी। इसको मैं रेड से लिख देता हूं। ये मेरा वैल्यू क्या हो जाता है, v विल बी u माइनस जी टी, और यहां पे इट विल बी ये वाला। ठीक है, अब यहां पे ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, देखो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे क्या लिखना है, g लिखना है, वो भी कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरे इक्वेशन जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ना उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, 2g, s की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, h लिखेंगे, 2gh। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्या हो जाएगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे माइनस g लिखना है और s की जगह पे h लिखेंगे। तो इसको जब मैं वापस से ब्रैकेट ओपन करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। अब थर्ड वाले का लिखते हैं। तो देखो s की जगह पे h हो जाएगा, विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, a की जगह पे पॉजिटिव g। करेक्ट, ये मेरा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। एंड यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे s की जगह पे h लिखना है, सॉरी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, a की जगह पे माइनस g लिखेंगे और टी स्क्वायर। तो ये फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन विल बी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज लिख लो। अगर आपके पास अलग कलर का पेन है तो अलग कलर के पेन से लिखना। तो जो भी फाइनल फॉर्मूलाज है वो रेड में लिखना, ये साइड वाले जैसे मैंने लिखा है रेड, या कोई भी अलग इंक होगा तो। एंड यहाँ पे ये वाले को ब्लैक में लिखना है, ब्लू में लिखना, जो भी अलग इंक में, सो दैट जस्ट यू रिमेंबर और थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स है अपने टेक्स्ट बुक में, अपने चैप्टर में, तो हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आप पॉज कर लो वीडियो, ये यहां तक का लिख लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग यही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉज कर लो और ये नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन को।
तो ये एक क्वेश्चन है, मैं रीड कर देता हूँ इनकेस ये छोटा मैंने लिख दिया हो तो आपको नहीं समझ में आए। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड द टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड अगेन। तो मतलब वापस उसको अगर जमीन पे आना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली चीज क्या दी है अपने को, गिवन क्या है, u दिया है 49 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट जमीन पे है, ठीक है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो ये समझ लो यहां तक पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर ऊपर जाएगा जाएगा, स्लो होता जाएगा, ये पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा एंड फिर वापस से वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो ये जो है उसकी मैक्सिमम हाइट है h, ठीक है। तो ये h का वैल्यू फाइंड करना है और g का वैल्यू यहां पे हम लोग को अज्यूम करना है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी सोल्यूशन देखो इसका। अभी मुझे हाइट फाइंड आउट करना है, मुझे u पता है, g पता है, तो इन तीनों में से कौन से फॉर्मूलाज यूज करूंगा। देखो पहले तो ये अपवर्ड मोशन है, तो अपवर्ड मतलब मुझे सिर्फ यही कॉलम की फॉर्मूलाज यूज करनी है और यही साइंस के साथ, ठीक है। तो अभी देखो मुझे u पता है, हाँ पता है, मुझे g का वैल्यू पता है, हाँ पता है, हाइट नहीं पता, हाइट को ढूंढना है, ठीक है। लेकिन v स्क्वायर, v का वैल्यू मुझे पता है क्या, फाइनल वेलोसिटी दिया है, नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल में उन लोग ने बिना कहे दे दिया है। कैसे, देखो एक ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ऊपर जाते जाएगा, उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा, स्लो होते जाएगा और फाइनली उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा ना वहां पे। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी हम लोग को यहां पे दिया है 0, ये हम लोग को समझना है, ठीक है। सामने से हम लोग नहीं बताएंगे, ये हम लोग को सोचना है। तो सोचने में पता चला कि v इज 0, तो मतलब हम लोग को वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये सारी चीजें पता है, तो हाइट मुझे मिल जाएगा। तो देखो क्या होगा सॉल्यूशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब v का वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू u स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 इंटू 49 लिखता हूं मैं, ठीक है, मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है 9.8 इंटू हाइट मुझे ढूंढना है। अब मैं क्या करता हूं ना, ये पूरा टर्म जो है ये माइनस है, नेगेटिव टर्म है, उसको इक्वल टू के ये साइड भेज दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट विल बी इक्वल टू 49 इंटू 49, ठीक है। तो अभी मैं हाइट को यहां पे रखता हूं और 2 इंटू 9.8 को इसके डिनोमिनेटर में भेज देता हूं, तो ऊपर क्या है 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8, ठीक है। अभी 9.8 वन जा 9.8 5 जा होता है, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 49 इंटू 5, 5 9 जा 45, 5 4 कैरी 24, 245 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 122.5 मीटर, ये हाइट का वैल्यू है। तो मैक्सिमम हाइट कितना है 122.5 मीटर्स, इतना हाइट होगा। इतना समझ में आ गया, पॉज कर लो, इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग को सेकंड पार्ट ढूंढना है, वो करेंगे। तो पॉज कर लो और ये इतना लिख लो, ठीक है, मैं रब कर देता हूं ये। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम लोग को टोटल टाइम देखना है। तो देखो यहां से लेके यहां तक जाने के लिए उसने कुछ तो टाइम लिया होगा, तो कितना टाइम लिया होगा वो पता करते हैं। तो अभी टाइम ढूंढने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, इसमें तो टी है ही नहीं। तो इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, जी का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं यही वाला यूज कर लेता हूं। तो v इज इक्वल टू u माइनस जी इंटू टी अप लिखता हूं, ऊपर जाने के लिए टाइम अप, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम है इसके लिए टी अप लिखा है, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे सर आप टी अप क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा टोटल टाइम टेकन फॉर दिस टू रीच द ग्राउंड, मतलब ये ऑब्जेक्ट बॉल जो है उसको मैंने ऊपर फेंका
तो ऊपर जाने के लिए उसने थोड़ा टाइम लिया होगा, कितना लिया होगा, टी अप लिया होगा। अभी यहां से वापस ये नीचे आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, टी डाउन लगेगा, तो वो भी हम लोग अलग से ढूंढेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग टी अप ढूंढ रहे हैं। तो टी अप कितना हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 है, u का वैल्यू कितना है 49 है, माइनस ये कितना है 9.8 इंटू टी अप है। ठीक है, अभी ये पूरा नेगेटिव टर्म को ये साइड भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू टी अप इज इक्वल टू 49। तो टी अप क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 9.8, ये 1 जा ये 5 जा, तो टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। समझ में आ गया ये? पॉज कर लो, मैं वापस से इसको इरेज कर देता हूं। तो मैंने टी अप तो ढूंढ लिया, अभी मुझे टी डाउन ढूंढना है। ठीक है, तो वो ढूंढेंगे हम लोग। आप इतना लिख लो, मैं पॉज कर देता हूं, आई मीन आप पॉज कर लो और मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अभी चलो समझ लो ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच गया, अभी इसका वेलोसिटी 0 हो गया, अभी ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगा। यस, तो जब ये नीचे गिरने के लिए स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, तो यहां पे मैं कंसीडर करूंगा u विल बी 0 एट टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, तो ये आपको पहले लिखना है u इज इक्वल टू 0 एट टॉप मोस्ट पोजिशन। फिर अभी आपको क्या ढूंढना है, वापस टाइम ढूंढना है। तो अभी आप क्या ढूंढोगे, अभी आपको फाइनल वेलोसिटी कितना होगा नहीं पता है, लेकिन आपको हाइट तो पता था। देखो इसमें और इसमें ये दो ही फॉर्मूला में टाइम है, तो ये तो मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नीचे जब पहुंचेगा तब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा मुझे नहीं पता। तो इसमें ये नहीं पता तो मैं इस इक्वेशन को छोड़ देता हूं, ये इसको देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाँ पता है, कितना है 0 है। टाइम ढूंढ लेंगे, जी का वैल्यू पता है, हाइट का वैल्यू पता है, क्यों हम लोग ने अभी अभी ढूंढा था ना, इसका आंसर कितना था 122.5 था ना मीटर्स, तो मतलब हाइट भी अपने को पता है। तो अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज करूंगा h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ, नीचे चला गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी ये कौन सा है, टी डाउन है, ये डाउनवर्ड वाला है। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करता हूं। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी डाउन इज 0, तो ये भूल जाओ, इसका जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 122.5 लिख दिया इज इक्वल टू ये 1/2 ऐसे का ऐसा इंटू जी का वैल्यू कितना है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, टी डाउन का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। ठीक है, और ये 9.8 को इसके डिनोमिनेटर में लूंगा, लेकिन एक स्टेप और कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अभी मैं 9.8 को यहाँ पे भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल टू के ये साइड पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 9.8 लिख दिया। ठीक है, अभी ये 1 जा होता है और ये 25 जा होता है। ठीक है, ये मुझे पता है कैसे कैलकुलेशन है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला मुझे 25 मिला, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, कौन सा टी डाउन स्क्वायर, तो देयरफॉर टी डाउन कितना हो जाएगा 5 सेकेंड्स। स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 सेकेंड्स। अभी टी अप मेरा 5 सेकेंड्स था, टी डाउन कितना है 5 सेकेंड्स। तो हम लोग को पूछा गया टोटल टाइम टेकन, देखो जमीन से ऊपर गया और वापस जमीन पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड्स प्लस 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम विल बी 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो लिख लो आप, therefore the total time taken by the ball to come back to the ground again is 5 plus 5 which is equal to 10 seconds। ठीक है, इतना लिख लो, ये न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म होता है। अभी एक और न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। पॉज कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, पॉज कर लो। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट बॉल है समझ लो,
उसको आपने टावर के ऊपर से नीचे फेंका तो 4 सेकंड में वो जमीन पे टच हो जाता है। आपको ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो अभी इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, आप बोलोगे सर कैसे करेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि ये एक टावर है, ठीक है, यहां से वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, यहां पे पहुंचता है, ये हाइट अपने को पूछा है, टाइम अपने को दिया है 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो जब ये बॉल ऊपर था इनिशियली तब तो ये रेस्ट पे होगा ना, पहले किसी ने पकड़ के तो रखा होगा, फिर इसने जीरो, उसका स्पीड का वो कितना होगा तब 0। तो जब उस ऑब्जेक्ट को छोड़ा, उस बॉल को जब छोड़ूंगा तब उसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगा ना, 0 से बढ़ता जाएगा और फाइनली ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे उन लोग ने दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझना है कि यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। आई होप सबको ये याद होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे u पता है, h पता है, h ढूंढना है, t पता है और g का वैल्यू दिया है। तो अभी ये सारे डेटा के साथ ये तीनों में से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हाइट ढूंढने के लिए? हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइट इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, क्योंकि ये बॉल जब नीचे गिरेगा जमीन पे जस्ट हिट करने वाला रहेगा, हिट करने से जस्ट पहले इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा वी डोंट नो। तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज कर सकते, हम लोग को यही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी नहीं, इनफैक्ट सॉरी ये करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ये नीचे गिर रहा है ना, तो गोइंग डाउन में g इज पॉजिटिव, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉट दिस। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 इंटू टी विल बी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 है, टाइम का वैल्यू कितना है 4 है, इंटू 4 कर लेता हूँ, टाइम का स्क्वायर है ना, तो इसलिए 4 इंटू 4 लिया, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8 8 10 जा 80, तो आंसर कितना आया 80 मीटर्स इज द हाइट ऑफ द टावर। समझ में आया? ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का नहीं है, बाहर का है, तो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना, एंड अगर नहीं समझ में आता तो आप ग्रुप पे पोस्ट कर देना, या तो फिर मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि मुझे ये नहीं समझ में आया, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा सोल्यूशन बना के, ठीक है। चलो पॉज कर लो, इतना लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूं। So the next topic that we are going to study here now is gravitational potential energy. क्या है gravitational potential energy. ठीक है ना, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो समझने से पहले हम लोग थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो समझ लेते हैं। तो समझ लो एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, ठीक है, तो ग्राउंड पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी इंटू एच। अब क्योंकि ये ग्राउंड पे ही है तो इसका हाइट 0 है, तो हाइट अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका 0, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं एक स्टैंड के ऊपर चढ़ा देता हूं जिसका हाइट h है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट को जब मैं यहां से यहां पे लेके जाता हूं तो ये अभी एक हाइट पे पहुंच गया ये। अब क्योंकि ये हाइट पे पहुंच गया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, क्योंकि अभी हाइट का वैल्यू 0 नहीं है, अभी कुछ तो वैल्यू है, तो समझ लो इसका मास इज 1 kg, ठीक है। g का वैल्यू हम लोग 10 अज्यूम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास की यहाँ पे 1 डालूंगा, हाइट समझ लो ये 5 मीटर है, ठीक है। तो 1 इंटू 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा
50। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी का यूनिट होता है हमेशा जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया? 50 जूल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट बढ़ गया। बाकी देखो मास तो पहले भी उसका 1 kg था, ग्रेविटी पहले से ही 10 था, वो तो यहाँ पे रहे यहाँ पे रहे, ये दोनों चीज चेंज नहीं होता है। लेकिन हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। अगर हाइट 0 होता तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो मतलब एक चीज समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना मैं हाइट बढ़ाते जाऊंगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। अब अगर हाइट चेंज हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अर्थ के सेंटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। किसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? अर्थ के सेंटर को रेफरेंस में लेके हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम लोग जो हाइट है उसको हम लोग अर्थ के सेंटर को रेफरेंस में लेके करते हैं। तो अभी देखो, अगर आप यहां पे रहते हो, ठीक है, दिस इज द अर्थ, दिस इज द सेंटर। अभी आप अपने घर पे हो एंड आपका घर लेट्स से इट इज एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल मतलब सी लेवल पे है, अर्थ के मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही हो, ठीक है। और कोई बंदा 5th फ्लोर पे है, ठीक है। तो किसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो देखो, जो बंदा ग्राउंड फ्लोर पे है उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। जो बंदा थोड़ा और ऊपर है, मतलब 5th फ्लोर पे है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा? आर तो होगा ही, प्लस ये हाइट भी होगा h, ठीक है। लेकिन अभी 5th फ्लोर का हाइट कितना होगा? 50 मीटर्स होगा एंड दिस इज लाइक 6.4 into 10⁶ मीटर्स। तो मतलब जो 5th फ्लोर वाले बंदे का जो एक्स्ट्रा हाइट है ये रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इतना छोटा कि आप इसको निग्लेक्ट भी कर लो तो भी चलता है। तो इसका मतलब ये बंदे का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये बंदे का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगा, यस। लेकिन अभी कंसिडर करो कि मैं हाइट इंक्रीज करते जा रहा हूं, मतलब इतना इंक्रीज कर दिया कि यहां पे, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये r से भी ज्यादा बड़ा है। तो मतलब अभी कंसिडरेबल ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इसका बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? अगर आप गेस कर रहे हो कि बढ़ जाना चाहिए तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैपिटल G कैपिटल M, ठीक है, इनटू स्मॉल m। ये स्मॉल m क्या है? इस बंदे का मास, जो भी बंदे का मास आप कैलकुलेट करो उसका मास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का अपॉन यहाँ पे होता है r। व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दैट पर्सन। अगर ये पर्सन अर्थ के सरफेस पे है तो मैं r लूंगा, और अगर ये बंदा हवे में इधर इतना ऊपर है स्पेस में एट अ हाइट h है तो यहाँ पे मैं r प्लस h ले लूंगा इस बंदे के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट। अभी एक बात समझो कि अगर ये बंदा ऊपर जाते 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 समझ लो इंफिनिटी पे पहुंच गया, उधर पहुंच गया है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r प्लस इंफिनिटी, यस। तो अगर r प्लस इंफिनिटी तो दैट इज एज गुड एज इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी इतना बड़ा है, उसके सामने अपना रेडियस अर्थ का बहुत छोटू सा चीज है, तो उसको निग्लेक्ट किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे नया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस इंफिनिटी। अभी यहाँ पे r नहीं लिखो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंफिनिटी बहुत बड़ा है, उसके सामने r बहुत छोटा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? Gmm अपॉन इंफिनिटी। लेकिन हम लोग ने देखा था कि 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, इंटू 1 अपॉन इंफिनिटी। तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 है, मतलब क्या? इसकी जगह पे इंटू 0 कर दूंगा, तो इंटू 0 कर दिया तो क्या हो गया? पूरा 0। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ और इंफिनिटी पे, अगर एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला जाता है तो वहां पे अर्थ उसको अट्रैक्ट तो नहीं कर पाता, वो हम लोग ने देख लिया था, G H का वैल्यू 0 हो जाता है, वो हम लोग
अभी पता है तुम लोग को, मैंने वो पिछले लेक्चर में ये 1/∞ वाला कंसेप्ट क्यों सिखाया था, वो इसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए। तो एक बात समझो कि अर्थ और इंफिनिटी के बीच में बहुत डिस्टेंस है। कितना है? इनफाइनाइट डिस्टेंस। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो फॉर एनी डिस्टेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड अर्थ, तो अर्थ और इंफिनिटी के बीच में अगर कोई भी डिस्टेंस को गिनूंगा तो यहां पे उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि अगर इंफिनिटी के और दूर जाओगे तब जाके पॉजिटिव होगा। अगर समझ लो तो इंफिनिटी और अर्थ के बीच में तो नेगेटिव होना चाहिए ना। वो अपना नंबर लाइन हम लोग जो मैथ्स में पढ़ते हैं, ये 0 है, यहां पे अर्थ है, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव टाइम लाइन है और ये साइड पॉजिटिव नंबर लाइन है, जो भी आप बोलते हो। तो अगर 0 मतलब कहां पे है? इंफिनिटी पे है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो अर्थ और इंफिनिटी के बीच में तो वैल्यू विल बी नेगेटिव ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के सेंटर से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा, अभी सर आप बोलोगे कि सर एनर्जी तो एनर्जी होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी होता है। या तो आपके पास एनर्जी है या तो आपके पास एनर्जी नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास इतना एनर्जी माइनस में है। माइनस में एनर्जी नहीं एग्जिस्ट करता। नेगेटिव साइन का मतलब अगर मैं बोलता ना, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पे इस हाइट पे है तो उसका ग्रेविटेशन, और ये अगर समझ लो हाइट h है, तो इस ऑब्जेक्ट का इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h विथ अ नेगेटिव साइन। इतना उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अभी इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका, इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखो, फिर से एक बार बताता हूं, ठीक है। ये इंफिनिटी है, ये बंदा यहां पे पहुंच गया इंफिनिटी पे, यहां पे अपना अर्थ है, ये उसका सेंटर है, ये रेडियस है, ठीक है। अभी इंफिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 है। अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे, अगर वो बंदा अर्थ के सरफेस पे है तो सेंटर और वो बंदे के बीच में डिस्टेंस r है, ठीक है। तो यहां पे उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सी इट हैज टू बी नेगेटिव तो है ही, क्योंकि सेंटर और इंफिनिटी के बीच में है। हाँ है, सरफेस मतलब सेंटर और इंफिनिटी के बीच में है, तो मतलब नेगेटिव तो होगा ही। तो कितना होगा? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? ये बंदे का मास है, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अपना बंदा एंड द सेंटर कितना है? r है, तो यहाँ पे r लिखूंगा। यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर आपका इनफाइनाइट हो जाता है, 1/∞ 0 है, इसलिए 0 हो जाता है। अभी समझ लीजिए बंदा यहाँ पे बीच में कहीं पे पहुंच गया है, ठीक है। तो ये कितना ऊपर गया है सरफेस से? एट अ डिस्टेंस h है, समझ लो। तो यहां पे एट अ हाइट h इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस तो होगा ही, क्योंकि इंफिनिटी के पार जाएगा तब जाके पॉजिटिव होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो सेंटर और इंफिनिटी के बीच में है तो नेगेटिव तो लिखना ही है। तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। अभी कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ है। अभी ये फॉर्मूला कहां से आया ना, इसका तुम लोग टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका डेरिवेशन तुम लोग को नहीं है, वो 12th स्टैंडर्ड में आता है। तो यहां पे सिर्फ इतना समझ लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। दूसरा चीज ये समझना है कि इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। एंड यहां पे डिस्टेंस कितना है बिटवीन सेंटर एंड द पर्सन? r प्लस h। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग r प्लस h, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। माइनस G mm अपॉन r प्लस h विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर एट अ हाइट h। अगर सरफेस पे है तो h नहीं रहेगा, यहाँ पे r हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे हाइट इज 0 ना, सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक रेडियस ही है, तो इतना होगा। अब मैं एक छोटा सा बात एक्स्ट्रा है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ये, वो मैं बताता हूं कि माइनस साइन का मतलब क्या है। माइनस साइन का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बंदा जो है, ये अभी भी अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर है, मतलब अर्थ ने उसको पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है,
तो अभी अगर समझ लो इस बंदे को यहां से निकलना है, अर्थ की इन्फ्लुएंस से परमानेंटली निकल जाना है, तो उसको अर्थ ने जो पकड़ के रखा है जो फोर्स से, उसको तोड़ के उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलना है। तो उसको वो अर्थ का फोर्स, पुलिंग फोर्स को तोड़ने के लिए थोड़ा बहुत एनर्जी लगेगा। हाँ भाई, एनर्जी होगा तभी तो वो फोर्स को तोड़ के निकल पाएगा। तो अभी ये यहां पे क्यों है? क्योंकि उसके पास वो एनर्जी नहीं है। अगर उसके पास इतना एनर्जी होता कि वो अर्थ का पुलिंग फोर्स को तोड़ के वो भाग जाए, तो भाग गया होता, यहां पे नहीं अटका रहता था। यहां पे अटका है, मतलब इसके पास इतना एनर्जी कम पड़ रहा है। कम है नहीं है भाई, उसके पास कम है। उसके पास कितना एनर्जी कम है? इतना एनर्जी कम है। अभी एनर्जी कम है इसीलिए माइनस लिखा है, ठीक है। इट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एनर्जी। कितना है? अभी समझ लो, अगर मैं शॉपिंग के लिए जाता हूं, मेरे को शूज लेने हैं, तो अभी मेरे पास 2000 रुपीज है जेब में, और मेरे को जो शूज पसंद है वो 2100 के, ठीक है। तो मेरे पास कितना पैसा कम है? आई एम फॉलिंग शॉर्ट बाय 100 रुपीज। तो मैं बोल सकता हूं, अरे भाई मैं 100 रुपीज शॉर्ट हूं, मेरे दोस्त को बोलूंगा भाई तू मेरे को अभी 100 रुपीज दे। वाई? बिकॉज आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ -100। अगर उतना 100 मेरे पास होता तो काम हो जाता था। तो मेरे पास एनर्जी शॉर्ट है, इसीलिए मैं अर्थ के फील्ड के अंदर अटक गया हूं। अगर मेरे पास एनर्जी हो जाता है, किधर से मैं जमा कर लेता हूं, कितना एनर्जी? इतना ही। मेरे पास कितना पैसा कम था? 100। अगर 100 मिल जाएगा तो मैं जूता लेके निकल जाऊंगा। वैसे ही अगर मेरे पास इतना एनर्जी शॉर्ट है, कितना? Gmm/r+h। अगर इतना एनर्जी कोई अगर मुझे दे देगा ना, मतलब इस बंदे को अगर दे देगा, तो ये बंदा परमानेंटली अर्थ के फील्ड से निकल जाएगा। अर्थ उसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो निकल ही जाएगा। तो नेगेटिव साइन मतलब ये है, इट इज बाउंड टू अर्थ। वो अर्थ ने उसको पकड़ के रखा है, इसीलिए उसके पास इतना एनर्जी शॉर्ट है। अगर उसको मैं इतना एनर्जी प्लस करके दे दूं, अभी कैसे दे दूंगा? समझ लो, इसको एक रॉकेट आ रहा है यहां से, और उसको कितना एनर्जी दिया? काइनेटिक एनर्जी कितना दिया? इतना, प्लस Gmm/r+h। अगर उतना एनर्जी उसको मिल जाएगा तो ये बंदा निकल जाएगा वहां से। समझ में आया? तो इसका मतलब माइनस साइन का मतलब ये होता है कि इट इज बाउंड टू अर्थ, ठीक है। और यहां पे पहुंचते पहुंचते ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो आप। समझ में आया ये? तो नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी। अभी एस्केप वेलोसिटी समझने के लिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया यहां पे, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एस्केप वेलोसिटी। अभी एस्केप वेलोसिटी क्या है ये समझते हैं। अभी आप अर्थ के ऊपर हो, ठीक है, ऑन द सरफेस, और आप कंटाल गए हो कि भाई अर्थ पे पोल्यूशन बढ़ गया है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कोरोना वायरस फैल गया है, तो मुझे अर्थ से निकलना है भाई, मुझे निकल लेना है भाई, मुझे रहना ही नहीं है, मैं मार्स पे रह लूंगा, ठीक है। तो अभी मार्स पे रहने के लिए पहले आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके आप बाहर जाओगे, आउटर स्पेस में जाओगे, फिर आउटर स्पेस से आप मार्स चले जाओगे। तो आप सोच रहे हो कि भाई अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, समझ लो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस इतना एरिया में है, मतलब इसके जब आप बाहर जाओगे तब आपका समझ लो यू आर फ्री टू गो, बाद में कोई आपको पुल नहीं करेगा। अगर आप यहां से ये हाइट पे पहुंच जाते हो तो वापस अर्थ आपको नीचे खींच लेगा। तो मतलब आपने ये तो सोच लिया कि भाई मुझे ये बाउंड्री से बाहर ही जाना है, तभी मैं किधर और जा पाऊंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल अर्थ के सरफेस पे हो एंड सब लोग होम क्वारंटाइन में हो, तो अभी सब लोग दिमाग चला रहे अपना कि भाई अर्थ से कैसे निकलना है। तो अर्थ से निकलने के लिए आपको रॉकेट लगे, चलो रॉकेट भी दे दिया, तो रॉकेट को कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा तब जाके वो अर्थ से एस्केप करेगा। तो अभी देखो ये एक लॉजिकल चीज है, ये समझ लो कि पहले ये समझ लो पेन का कैप है, ठीक है। अब ये पेन के कैप को मैं हल्के से ऊपर फेंकता हूं, सॉरी, अगर मैं हल्के से ऊपर फेंकता हूं तो ये यहां से ये हाइट तक ही पहुंचा। अभी मैं इसको और जोर से फेंकूंगा तो वो ज्यादा ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपना इनिशियल वेलोसिटी u जो मैं इस पेन की कैप को दे रहा हूं, अगर वो स्मॉल है, ठीक है, तो जो हाइट कवर करेगा, मतलब जितना हाइट वो ऊपर जाएगा वो भी स्मॉल होगा।
ठीक है, तो क्या होगा कि ये पेन का कैप ऊपर जाएगा, फिर जैसे अभी मैंने समझ लो इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका है, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाएगा, तो क्या ये कंटिन्यूसली 5 की स्पीड से ऊपर जा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचते जाएगा। तो क्या आएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना उसका इनिशियल वेलोसिटी कम होते जाएगा। इनिशियल कितना था? 5 था, बाद में 4 हो जाएगा, बाद में 3, 2, 1, 0 हो गया, मतलब वो रुक गया, और फिर बाद में वापस नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, u का वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, तो हाइट भी मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी पहले मैंने 5 दिया था, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था, अब मैं 10 की स्पीड से फेंकता हूं। तो 10 की स्पीड से जब मैं पेन को फेंकता हूं तो ये ऊपर जाएगा, ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन इवेंचुअली नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने इंक्रीज किया, 10 किया, तो पहले 10 की स्पीड से जब मैंने छोड़ा, तो जैसे छोड़ने के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो गया। जैसे वेलोसिटी 0 हो गया वो स्टॉप हो गया, और फिर बाद में वापस नीचे गिर गया। तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करने पे मेरा हाइट तो इंक्रीज हुआ, लेकिन इवेंचुअली वो जमीन पे ही आ गया। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग को जमीन पे आने का ही नहीं है, अपने को अर्थ पे आने का ही नहीं है, मांगता ही नहीं है, हम लोग ने पूरी अर्थ की बैंड बजा दी है, तो नाउ वी नीड अ न्यू प्लैनेट, तो हम लोग को अर्थ से निकलना है। तो एक चीज तो मैंने समझ ली कि अगर ज्यादा ऊपर जाना है तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन मुझे ज्यादा ऊपर नहीं जाना, मुझे ऊपर ही निकल ही लेना है, वापस आना ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा जो अर्थ उसको कम करने का ट्राई करे ना, तो करने दे, चलेगा। तो लेट्स से अगर मैं इसको 100 की स्पीड से भेजता हूं ऊपर, 100 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से अगर मैंने भेजा, तो यहाँ पे जब पहुंचा तब 99 हो गया, 95 हो गया, जब यहाँ पे पहुंचा तब 50 हो गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा तो 10 हो गया, और यहाँ पे पहुंचा तो 2 हो गया। तो अभी देखो जैसे ऊपर ऊपर फेंका, और जब यहाँ सरफेस के ऊपर से फेंका था तब 100 था, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो इसका यहाँ तक पहुंचते पहुंचते स्पीड कम हो गया, 95 हो गया, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 50 हो गया, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 10 हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया, बाद में भले इसका वेलोसिटी 2 है, चलेगा, लेकिन मैं अर्थ के फील्ड से तो बाहर निकल गया, अब मैं वापस तो नीचे नहीं आऊंगा कम से कम, ठीक है। तो मुझे ये पता करना है कि ऐसा कौन सा स्पीड है, कितना स्पीड है। ये जो 100 मीटर है ये तो हम लोग ने अज्यूम किया है, तो समझ लो ये वो एस्केप वेलोसिटी है, कि वो एस्केप वेलोसिटी कितना है जिससे अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंक दूं ऊपर, जिससे मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दूं, तो वो कभी वापस अर्थ पे आए ही नहीं, वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए। तो वो एस्केप वेलोसिटी कितना है वो पता करना है मुझे। तो ये पता करने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ, ठीक है। उसको कैलकुलेट, उसका इक्वेशन, उसका फॉर्मूला क्या है एस्केप वेलोसिटी का, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है मतलब वो मूव नहीं हो रहा है, उसका मतलब उसका वेलोसिटी 0 है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv², लेकिन v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी अर्थ के सरफेस पे इस भाई साहब का काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सरफेस, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस कितना है? इतना होगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ये स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द पर्सन, कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे इतना उसका काइनेटिक एनर्जी है, इतना पोटेंशियल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी अर्थ पे कितना है? ऑन अर्थ कितना है? E1 लिख देता हूं, कितना है टोटल एनर्जी, इसको मैं लिख देता हूं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो यहाँ पे PE प्लस KE। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, और काइनेटिक एनर्जी तो है ही 0, तो प्लस 0 लिखो या ना लिखो मतलब नहीं है। तो टोटल एनर्जी इसका कितना है? माइनस GMM अपॉन R है, ठीक है। अभी एक ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे है,
अभी समझ लो यही बंदा इन्फिनिटी पे अगर है तो वो इन्फिनिटी पे कैसे पहुंचा होगा? जब अर्थ से एक वेलोसिटी लेके निकला होगा और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके वो निकल ही गया परमानेंटली। तो अगर उसके पास वेलोसिटी है तो क्या मैं बोल सकता हूं उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा? तो कितना होगा काइनेटिक एनर्जी उसके पास? कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये वेलोसिटी कौन सा होगा? एस्केप वाला वेलोसिटी है, सादा वाला नहीं है। सादा वाला होता तो वापस अर्थ के ऊपर ही गिर जाता था, निकल ही नहीं पाता था। तो इसको मैं वी ई लिख देता हूं, वी एस्केप। ठीक है। अब इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? इंफिनिटी पे ये डिस्टेंस कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। ये कितना है? आर है। तो अभी अभी हम लोग ने देखा है इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पे टोटल एनर्जी E2 लिख देता हूं। ठीक है। E2 इज व्हाट? टोटल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल मेरा कितना है? 0 है। काइनेटिक कितना है? हाफ एम वी ई स्क्वायर। यस, कितना समझ में आया? हाफ एम वी ई स्क्वायर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे माइनस जी एम एम बाय आर, यहाँ पे 0 हो जाता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्टेशनरी है इसीलिए 0 है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि अर्थ से निकल गया था और वहां पे पहुंच गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा? इसके पास काइनेटिक एनर्जी खुद से तो आया नहीं ना, किसी ने इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस जी एम एम बाय आर है। अब यही एनर्जी कन्वर्ट हुआ होगा तभी तो ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बना होगा, तभी तो ये वहां तक पहुंचा होगा। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं तो सिंपल बात बोलता हूँ, E1 हैज टू बी इक्वल टू E2। टोटल एनर्जी अर्थ के ऊपर जिसका जितना टोटल एनर्जी इसके पास था उतना ही टोटल एनर्जी इंफिनिटी में भी होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? E1 इज इक्वल टू E2। हाउ? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा, तुम लोग समझ लेना। तो E1 का वैल्यू कितना मिला था मुझे? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है। E2 का वैल्यू कितना है भैया? E2 का वैल्यू कितना है? हाफ एम वी ई स्क्वायर। हाफ एम वी ई का स्क्वायर। करेक्ट। अब इसमें हाफ एम वी ई स्क्वायर, इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर हो जाएगा। यस, टोटल एनर्जी 0 है ना। देखो दोनों इक्वल है, इसको मैं ये साइड ले लेता हूं तो माइनस हो जाएगा। ये वाले टर्म को मैं इस तरफ लेके जाता हूं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 0, और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यस। अब इसमें से मैं मास कॉमन ले लेता हूं, तो अगर मैं मास कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा? हाँ, यहां पे मैंने एक गड़बड़ कर दिया। एक्चुअली यहां पे ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी नहीं कंसिडर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को मूविंग कंसिडर करेंगे। सरफेस पे मूव हो रहा है, कितना वेलोसिटी है? एस्केप वेलोसिटी के साथ सरफेस से अगर निकलता है तो इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी और इतना पोटेंशियल। तो यहां पे ये दोनों को ऐड कर देता हूं तो टोटल एनर्जी विल भी कितना हो जाएगा? देखो E1 क्या है आपका? टोटल एनर्जी है। E1 क्या है? टोटल एनर्जी है। ठीक है, ऑन अर्थ या ऑन सरफेस आप लिख सकते हो। तो इट विल बी व्हाट? हाफ जी एम एम आर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ
प्लस कितना हो जाएगा, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनली काइनेटिक एनर्जी अगर ये यहां से निकला है इंफिनिटी तक पहुंचते पहुंचते वो रुक गया, तो यहां पे स्टेशनरी लेना है, मेरा एक्चुअली मिस्टेक हो गया। काइनेटिक एनर्जी यहां पे मैं 0 कंसिडर कर लूंगा क्योंकि वो रुक गया है। ठीक है, तो यहां पे टोटल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा या नहीं होगा? अगर वो इंफिनिटी पे जाके रुक जाता है तो उसके पास एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी अपने को पता है। तो यहां पे टोटल एनर्जी कितना होगा, ये 0 होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अभी मैं यहां पे दोनों को इक्वेट करता हूं, तो E2 तो मेरा 0 है, E2 मेरा 0 है। ठीक है, एंड E1 मेरा कितना है, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर माइनस जी एम एम इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं इसको यहां पे भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जी एम एम बाय आर प्लस हो जाएगा और इक्वल टू यहां पे आ जाता है। तो ये लेफ्ट साइड पे ही रखूंगा, इसको मैं इक्वल टू के राइट साइड पे भेज देता हूं। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास हाफ एम वी ई स्क्वायर है इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर बच गया। ठीक है, अभी देखो मास और मास यहां पे कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास क्या बचता है, हाफ वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर। अभी मैं 2 को यहां पे भेज देता हूं, तो वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम बाय कैपिटल आर है। और अभी मुझे एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना है, यहां पे स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो देयरफॉर वी एस्केप विल बी इक्वल टू पूरा ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा 2gm अपॉन आर। ये है मेरा एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन। तो अगर इस फॉर्मूला में अभी मुझे पता करना है ना कि मुझे कितने स्पीड से निकलना है, सिर्फ फॉर्मूला लाके छोड़ थोड़ा ना देना। तो अभी देखो यहां पे क्या है, ग्रेविटी का वैल्यू, ग्रेविटी नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी कैपिटल जी, उसका वैल्यू पता है हम लोग को 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, 2 का वैल्यू पता है, 2 ही होता है। ये सबको सॉल्व करूंगा, इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, तो मुझे वेलोसिटी मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में यहां से पार्ला तक पहुंच जाना, मतलब कांदिवली से पार्ला तक पहुंचना 1 सेकेंड में, दैट वुड बी 11.2 किलोमीटर इन 1 सेकेंड। अगर उतनी वेलोसिटी से आप ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो हमेशा के लिए अर्थ से बाहर चला जाएगा। दिस इज एस्केप वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इसको पॉज करके, थोड़ा यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो वो आप वापस से देख लो, समझ लो। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको अच्छा लगे, थोड़ा नया है, कुछ नया सीखने मिला है। एंड ये वाले पार्ट में थोड़ा गड़बड़ है, बट देन अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सरफेस पे उसके पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम बाय आर है। दोनों टोटल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मिलेगा मेरे पास। ठीक है, दिस विल बी माई E1। ठीक है, E1 इसको मैं ब्लॉक में लिख देता हूं। ठीक है, और E2 तो मेरा 0 है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, इन्फिनिटी पे जाके वो रुक गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 है। तो अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से E1 विल बी इक्वल टू E2। तो ये E1 है और E2 ये है, दोनों को इक्वेट किया, इसको उस तरफ भेजा, फिर सॉल्व किया, मुझे एस्केप वेलोसिटी मिल गया। समझ में आया ये? चलो थैंक यू बच्चों। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन। इसके बाद मैम एक टेस्ट रखेंगे आपके लिए, सो प्लीज लुक इनटू द टेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कर लो, ये सॉल्व करने के लिए भी पूछ सकते हैं, डेरिवेशन है ये, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, टेस्ट में भी आ सकता है। तो इसको प्रैक्टिस कर लो लिखने का, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय।